मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है राजनीतिक विज्ञान का, फाउंडेशन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, उससे संबंधित आपके सामने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। उसका पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। मतलब राजनीतिक विज्ञान की क्या परिभाषा होती है, क्या उसकी प्रकृति होती है और क्या उसका क्षेत्र होता है, उसके बारे में विस्तार से बताना है। ये पीडीएफ आपके सामने जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये आपको फ्री में मिल जाएगी, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चैनल है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, डिस्क्रिप्शन में जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा होगा, उस पर क्लिक करना है और आपके सामने सर्च करना है, फाइल वाले सेक्शन में जाकर बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, आपके सामने ये पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छे से पढ़ लेना उसको। साथ के साथ अन्य वीडियो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर पढ़ लेना। और अगर फ्लिपकार्ट और मंत्रा से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा इस कोने में जाकर, जो शॉप या व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, क्लिक कर देना, यहां से जाकर सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन प्रश्न की तरफ। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में अपन जानते हैं। राजनीतिक विज्ञान आपके सामने एक प्रकार का सामाजिक विज्ञान है जो राज्य और सरकार के अध्ययन से संबंधित है। मतलब आपके सामने राजनीतिक विज्ञान क्या है, राजनीति के नाम आते हैं आपके दिमाग में क्या आता है कि उसकी सरकार होगी, ए पार्टी की सरकार होगी, बी पार्टी की सरकार होगी, है ना, यही दिमाग में आता है। और विज्ञान का अर्थ क्या होता है आपके सामने, विज्ञान का अर्थ होता है किसी भी चीज का अध्ययन करना। तो दोनों शब्दों को जब जोड़ दिया जाए तो इसका अर्थ क्या होगा आपके सामने, इसका अर्थ होगा कोई राज्य व सरकार के अध्ययन से संबंधित। कोई राज्य मतलब जैसे भारत देश है, इसका अध्ययन कर रहे हैं आपके सामने, राजस्थान का आपका जो जिला है उसका अध्ययन कर रहे हो, कोई छोटी से छोटी इकाई से लेकर आपके सामने बड़े से बड़े देश के बारे में अगर आप अध्ययन करते हो, साथ के साथ वहां पर किस प्रकार की सरकार पाई जाती है उसका अध्ययन करते हो, उसी को क्या कहा जाता है, राजनीतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। यह आपके सामने शक्ति, सत्ता, राजनीतिक व्यवस्थाएं, प्रक्रिया और व्यवहारों के साथ राजनीतिक विचारों को व्यवस्थित अध्ययन करता है। मतलब राजनीतिक विज्ञान आपके सामने क्या करने का कार्य करता है, यह आपको शक्ति के बारे में बताता है कि किस तरीके से सरकारों के पास शक्ति होती है और किस तरीके से वो क्या करते हैं आपके सामने, सभी के सभी जो चीजें होती हैं उनको नियंत्रित करते हैं। सत्ता, जो लोग सत्ता में बैठे रहते हैं आपके सामने, सत्ता में कहा आपके सामने, जो सरकार के रूप सरकार में बैठे रहते हैं, है ना, जो रूलिंग पार्टी होती है जो आपके सामने, जैसे कोई भी पार्टी होगी, जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप है आपके सामने, यहाँ पर जो अपने बीजेपी की पार्टी है, और कहीं पे और कोई पार्टी चलती है। तो इसी तरीके से जो आपके सामने जो सत्ता में लोग बैठे रहते हैं उनका अध्ययन करते हैं। राजनीतिक व्यवस्थाएं, किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है उस देश में, लोकतांत्रिक है, राजतांत्रिक है, तानाशाही की सरकार है, किस प्रकार की शासन है, कुलीन शासन है, ब्यूरोक्रेसी का शासन, किस प्रकार का शासन है, उसके बारे में अपन व्यवस्थित रूप से अध्ययन करते हैं। साथ के साथ किस प्रक्रिया और व्यवहार के साथ आपके सामने जो ये सब की सब जो राजनीतिक जो चीजें हैं, राजनीतिक चीजें चलती हैं, उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने, राजनीतिक विचारों को व्यवस्थित तरीके से ढंग अध्ययन करने के तरीके को क्या कहा जाता है, राजनीतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। मतलब जो राजनीति से संबंधित जितने भी जो विचार हैं उनको अच्छे से व्यवस्थित ढंग से अगर अध्ययन किया जाए, हर चीज को, सत्ता में बैठे लोग किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, कौन सी सरकार है, कैसे अपने शक्तियों को प्रयोग और दुरुपयोग करते हैं, किस प्रक्रिया के तहत ये सरकार और सत्ताएं चलती हैं, इन सब चीजों को अगर अपन व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि समाज के मूल्य आधिकारिक निर्धारण, मतलब ऑथोरिटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज कैसी होती है, मतलब समाज है वो इन सत्ताधारियों, सत्ता में काम करने वाले व्यक्तियों, सत्ता की प्रक्रियाओं के साथ किस तरीके से सामंजस्य बैठाते हैं, उन मूल्यों को किस तरीके से आपके सामने जो निर्धारित किया जाता है, जिसके हिसाब से सभी चीजें चलती हैं, उसी को राजनीतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? सीधी सीधी बात यही है कि सत्ता में जहाँ कोई भी पार्टी है वो किस तरीके से सरकार चलाती है, वो किस तरीके से शक्ति में रहती है, किस तरीके से अपने शक्ति का सदुपयोग दुरुपयोग करती है, कैसे अपने पुलिस का, प्रशासन का किस तरीके से प्रयोग करके अपनी सत्ता को चलाने का प्रयास करती है, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है, उसी को राजनीतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया होगा आपको ये प्रश्न। अब इसमें एक सबसे अच्छा कमेंट अगर किसी व्यक्ति ने किया तो वो नजर आता है अरिस्टोटल का। अरिस्टोटल एक बहुत ही शानदार आपके सामने राजनीतिक वैज्ञानिक रहे। उनके द्वारा कहा गया राजनीति विज्ञान का सर्वोच्च विज्ञान है,
अरिस्टोटल का क्या आपके सामने देखने को मिला स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप इसको लिख के आते हो आपके सामने 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। मतलब अरिस्टोटल ने यही कहा कि राजनीतिक विज्ञान है वो सबसे बड़ा विज्ञान है, सर्वोच्च विज्ञान है। समझ में आ गया? गार्नर ने इसे राज्य व सरकार के अध्ययन के रूप में बताया। गार्नर ने क्या कहा कि यह राज्य व सरकार के अध्ययन है, एक प्रकार का। क्या बताया गार्नर ने? कि सरकार और राज्य हैं उसी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राजनीतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। डेविड स्टर्न ने माना समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन को, मतलब उन्होंने क्या माना कि समाज में जो मूल्य होते हैं ना उसका आधिकारिक आवंटन है, मतलब जो संस्कार है, सरकार किस तरीके से चलती है, समाज किस प्रकार से चलता है, उसके बारे में जो व्यवस्थित तरीके से बताया जाता है जिस विज्ञान के अंदर, उसी को क्या कहा जाता है? समाज राजनीतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो तीनों साइंटिस्ट को अच्छे से नाम याद कर लेना, पर्सन भी इंपॉर्टेंट है, देखने को मिलेगा। अब राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति कैसे कैसे उसका नेचर, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहला पॉइंट आपके सामने जो राजनीतिक विज्ञान है उसका कला के रूप में क्या महत्व है। राजनीतिक विज्ञान को कला माना जाता है क्योंकि ये मानव व्यवहार, नैतिकता और मूल्यों से संबंधित है। इसका कोई निश्चित सार्वभौमिक नियम भी नहीं होता है। मतलब ये एक प्रकार के आपके सामने, अगर इसको कलात्मक रूप से देखें, कलात्मक रूप से मतलब जिसके अंदर हर चीज का मिश्रण हो, तो इसमें अगर किस प्रकार का राजनीतिक विज्ञान दिखाई पड़ेगा? इसमें मानव का व्यवहार। भाई मानव का व्यवहार किस तरीके से? एक लोकतांत्रिक सरकार का कोई राजा है, सत्ता में रहने वाला व्यक्ति, एक तानाशाही का है और एक राजशाही का। तीनों में अंतर देखना आप, क्या व्यवहार में अंतर मिलेगा। लोकतांत्रिक में जो सत्ता में रहेगा जो व्यक्ति है ना, वो उसको जनता की, प्रजा की बात सुननी पड़ेगी, प्रजा जो कहेगी उसी हिसाब से उसको चलना पड़ेगा। अच्छा, जो राजतांत्रिक में, उसमें क्या होगा, वो खुद थोड़ी बहुत 50% खुद की चलाएगा है ना, और 50% मतलब जो अपनी जनता की, जनता ने कह दिया तो उसके मन में आएगी तो लागू कर देगा, नहीं मन में आएगी तो नहीं करेगा। तानाशाही में नहीं सुनेगा जनता की बिल्कुल भी, खुद की चलाएगा। समझ में आ गया? तो यही सब चीज आपके सामने दिखाई पड़ती है। यही चीज जो जनता होती है उस पर भी लागू होती है। उनका व्यवहार भी प्रजा के, जैसी सरकार होती है वैसा ही आपके सामने जो जनता उसका भी व्यवहार देखने को मिलता है। तो राजनीतिक विज्ञान का कलात्मक रूप यही है कि उसमें अपन मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं, नैतिकताओं और मूल्यों का अध्ययन करते हैं। मतलब नैतिकता और मूल्य क्या होते हैं आपके सामने, कि किस किस आधारों पर, कौन कौन से वो मुख्य बिंदु हैं जिनके आधार पर सरकार है वो अपना कार्य करेगी, इसके बारे में बताया जाता है। यह कोई निश्चित सार्वभौमिक नियम नहीं होता है, यह एक सुशासन और बेहतरीन राजनीतिक व्यवस्था बनाने में की कला सिखाता है। अगर अपन विस्तार से समझें, अगर बड़े स्वरूप में समझने का प्रयास करें, तो यह कोई एक सार्वभौमिक नियम नहीं है कि इन्हीं बिंदुओं के आधार पर सरकारें चलती हैं, ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ता आपके सामने। लेकिन ये एक प्रकार की जो ये नियम चलते हैं, जैसे सरकार कानून बनाती है ना, सरकार अलग अलग प्रकार की विदेश नीतियां लागू करती है, सरकार जो आपके सामने जनता के हक के लिए फैसले लेती है। तो ये कोई निश्चित नियम नहीं है कि भारत में नियम लागू हुआ तो वो फ्रांस में भी लागू होगा, वो आपके सामने इटली में भी लागू होगा, जरूरी नहीं। हर देश अपने हिसाब से अपने नियमों में बदलाव करता है। किसके लिए? एक सुशासन के लिए, बेहतरीन लोगों को सरकार मिले, जनता के हक में फैसले हो और अच्छे से राजनीतिक व्यवस्थाएं चले। समझ में आ गया आपको अच्छे से? जैसे आपके सामने कोई सरकार है, उसने अगर बहुत अच्छे से सुशासन चलाया तो फिर से रिपीट होगी। समझ में आ गया? विज्ञान के रूप में, आधुनिक दृष्टिकोण में एक विज्ञान मानता है, यह अवलोकन करता है, अनुभवजन्य डाटा संग्रहण करता है। अगर ये तो कला के रूप में अपन ने समझ लिया, कला के रूप में क्या था भाई, नीति, नियम, आपके सामने नैतिकता, मूल्य व सिद्धांत आते हैं। समझ में आ गया? विज्ञान में क्या आएगा? विज्ञान में अपन अध्ययन करते हैं चीजों का, तो वही देखने को मिलेगा। इसमें आपके सामने अवलोकन, चीजों को निर्धारण करना, अनुभव, डेटा संग्रह करना, मतलब किस किस प्रकार के जो लोग हैं वो किस प्रकार से, आप ये नहीं सोचते कि एग्जिट पोल आ गया है ना, जनता का मूड क्या है, इस सरकार से खुश है, ना खुश है, इस नीति से खुश है ना। तो यही वैज्ञानिक रूप है राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन करने का। आपने सुना होगा ना कि उस नेता की लोकप्रियता बढ़ी, उस नेता की लोकप्रियता बढ़ी, जनता का मूड नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सुनते हो ना ये सब चीजें। यही सब चीजें आपके सामने देखने को मिलती है वैज्ञानिक रूप से। समझ में आ गया? इसमें आपके सामने लोगों के जो डेटा लिया जाता है, अलग अलग तरीके से चीजों को वर्गीकरण किया जाता है और सामान्यकरण के माध्यम से सिद्धांतों को क्या किया जाता है, समझाया जाता है। व्यवहारवाद के उदय के साथ राजनीतिक विज्ञान ने वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाया। व्यवहारवाद जैसे आना शुरू हुआ, उसी के साथ जो राजनीतिक विज्ञान है उसमें जो अलग अलग प्रकार की जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं उसको भी धीरे धीरे अपनाना
शुरू कर दिया गया। समझ में आ गया आपके सामने। व्यवहारवाद के साथ साथ क्या हो आपके सामने, राजनीतिक विज्ञान में जितनी भी वैज्ञानिक पद्धतियां हैं उसमें भी आपके सामने क्या देखने को मिली, बढ़ोतरी देखने को मिली। साथ के साथ मतलब चूंकि एक मानव के अनिश्चित व्यवहार से जुड़ा हुआ है, इसलिए भौतिक विज्ञान शुद्ध व सटीक विज्ञान नहीं है। तो भाई इसमें ऐसा है कि आप पूर्णतः विज्ञान नहीं बोल सकते। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपके सामने बायो जैसे विषय होते हैं जिनमें अपन क्या करते हैं, संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से हर चीज को समझ सकते हैं। लेकिन ये एक भावनात्मक चीजें ज्यादा है इसमें। समझ में आ गया। राजनीतिक विज्ञान भावनाओं से जुड़ी हुई है, मानव के व्यवहार से जुड़ी हुई है, तो इसमें पूर्ण रूप से आप डेटा का उपयोग नहीं कर सकते। इसीलिए तो एग्जिट पोल विफल हो जाते हैं। एग्जिट पोल में बताया जाता है एक ही सरकार बनेगी, बन जाती है बी की। क्यों बनती है? क्योंकि मानव व्यवहार से संबंधित चीज है। इंसान ने बताया कि भाई मुझे तो ये पार्टी अच्छी लग रही है, लेकिन एंड टाइम में उसके मन में आया कि बी पार्टी को वोट दूंगा, बी पार्टी को वोट दे देता। तो यही है, सटीक रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा पाना इसको बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक प्रकार का विज्ञान है सामाजिक विज्ञान, लेकिन मानव व्यवहार से जुड़ा हुआ तो एकदम सटीक आंकड़े डाटा बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पे राजनीतिक विज्ञान को आपको मुख्यतः देखने को मिलती है। पहला पॉइंट आपके सामने, सरकार, राज्य और सरकार का अध्ययन। यह राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति, उद्देश्य व कार्यों के अतीत व वर्तमान के भविष्य का अध्ययन करती है। मतलब अगर अपन विस्तार से पढ़े जो राजनीतिक विज्ञान है, ये राज्य किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई, समझ में आ गया। कैसे भारत, जैसे भारत का उदाहरण लो तो भारत कैसे एक लोकतांत्रिक देश बना, समझ में आ गया। उसकी प्रकृति कैसी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र तो पाकिस्तान में भी है, लोकतंत्र तो आपके सामने रशिया में भी है। लोकतंत्र के दावा तो किम जोंग भी करता है उत्तर कोरिया में। क्या वहां पर लोकतंत्र है? कितनी मात्रा में लोकतंत्र है, इन सबको समझा जाता है। उद्देश्य, कोई सरकार है, जनता है, वो किस उद्देश्य से कार्य करना चाहती है। काफी बार समझते हो ना, ये पूंजीवादी सरकार है, ये समाजवादी सरकार है। समझ में आ गया ना आपके सामने, नरमपंथी सरकार है, गर्मपंथी सरकार है, लेफ्टिस्ट विंग की है, राइटिस्ट विंग है। सुना होगा ना आपने, क्या होता है ये सब चीजें, ये उद्देश्य। अगर कोई सरकार इंडस्ट्रियल उद्योगपतियों के लिए ज्यादा काम करती है, उसी को पूंजीपतियों की सरकार बोला जाता है। जो ज्यादा जनता के हक के फैसले लेती है उसको समाजवादियों की सरकार बोला जाता है, जो समाज के हर व्यक्ति के हर वर्ग का ध्यान रखता है। तो यही है राजनीतिक विज्ञान में, इन सब चीजों का भी कौन कौन से उद्देश्य सरकार नीतियों का निर्माण कर रही है उसका भी अध्ययन किया जाता है। सरकार किस तरीके से कार्य करती है, उनका अतीत कैसा है और वर्तमान कैसा और भविष्य किस प्रकार का होगा, सभी की सभी चीजों का भी अध्ययन किया जाता है। क्यों? क्योंकि अतीत है, जो आपका जीवन में अतीत होता है उससे सीखकर इंसान अपने वर्तमान का निर्माण करता है और भविष्य के उद्देश्य लेकर वर्तमान में कार्य करता है। तो अतीत है, उससे सीखना और भविष्य की कल्पना करना, दोनों से मिलकर आपके सामने क्या होता है, आपके सामने शानदार वर्तमान का निर्माण होता है। तो जैसी नीतियां अगर सरकार वर्तमान समय में लागू करेगी, अगर आज जो सरकार फ्री में जो पैसे बांट रही है उसका नुकसान, आज आपको फायदे दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले 10 साल में वो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक गहरी चोट पहुंचाने वाले हैं। इसी चीज का जो अध्ययन किया जाता है, इसी को राजनीतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसमें सरकार के अलग अलग अंगों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें विधायक पालिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका शामिल है। आप सबको पता है, एक लोकतांत्रिक परंपरा में, एक सरकार में सिर्फ सत्ता में बैठे हुए लोग ही नहीं रहते हैं, बल्कि उसके अलग अलग अंग भी होते हैं। जैसे विधायक पालिका, जो संसद में बैठे हुए लोगों को देखते हो, वो फैसले लेते हैं आपके लिए कानून बनाते हैं, आपके लिए नीतियों का निर्माण करते हैं। वो कौन कहते हैं? उन लोगों को विधायक पालिका के नाम से जाना जाता है। कार्यपालिका, जो विधायक पालिका के अंदर बैठे हुए लोग, जैसे मंत्री जी ने कानून बना दिया लोकसभा में बैठ के या विधानसभा में बैठ के, उन सबको लागू कौन करेगा? उन सबको लागू करेंगे आपके सामने नीचे जितने सरकारी अधिकारी हैं वो लागू करते हैं, और इनको कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। और विधायक पालिका और कार्यपालिका सही से कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो किसका अध्ययन करती है? वो उसको किस नाम से जाना जाता है? न्यायपालिका के नाम से जाना जाता है। भाई कोई कानून बना दिया वहां पर बैठ के संसद में, अच्छे से वो जनता के हाथ में फैसला नहीं था, वो जनता नाराज है उस चीज से, तो क्या न्यायपालिका उसको खारिज भी कर सकती है। तो ये सब चीजों का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? इसी को राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसे राज्य और राज्य सरकारों के अध्ययन के नाम से भी जाना जाता है।
अगले वाला पॉइंट आपके सामने मानव व्यवहार का अध्ययन करना। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक प्रक्रियाओं में संलग्न व्यक्तियों और समूहों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मतलब राजनीतिक विज्ञान में आपके सामने जो राजनीतिक प्रक्रियाओं में जो जुड़े हुए लोग रहते हैं उनका किस प्रकार का व्यवहार रहता है, समझ में आ गया आपके सामने। जैसे मतदान में लोगों का कैसा व्यवहार है, राजनीतिक समीकरण में लोगों का कैसा व्यवहार है, और राजनीतिक संस्कृति में लोगों का किस प्रकार का व्यवहार है। सभी की सभी चीजों का अध्ययन विस्तार से किया जाता है। समझ में आ गया आपके सामने। मतलब आप देखते हो या आपने काफी बार आंकड़ा सुना होगा कि युवा है वो वोट देने में इतने इंटरेस्टेड नहीं रहते। सुना है ना आपने राजनीतिक समाजीकरण कि किस जाति को कौन सी सरकार है वो ज्यादा महत्व देती है, कौन सी ओबीसी को ज्यादा महत्व दे रही है, कौन ईबीसी को दे रही है, कौन एससी एसटी को दे रही है। ये जो राजनीतिक समाजीकरण का जो आपके सामने क्या होता है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भारत में मुख्यतः बटा हुआ रहता है। साथ के साथ राजनीतिक संस्कृति, कौन सी पार्टी है जो समाजवाद को मानती है, कौन सी कुलीनवाद को मानती है, कौन सी आपके सामने दोनों को साथ लेकर चलती है, कौन धर्म के नाम पे राजनीति करती है, कौन व्यक्ति विकास के नाम पे राजनीति करती है, कौन सी पार्टी। तो इन सब चीजों को, जितनी प्रक्रियाओं को विस्तार से समझा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने शक्ति और सत्ता का अध्ययन करना। राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय विषय शक्ति और सत्ता है। भाई अगर कोई भी व्यक्ति है जो सत्ता में बैठा हुआ है या फिर जो भी चुनाव लड़ता है, उससे पूछोगे कि भाई आपको क्या करना है, सबको सत्ता में आना है, सबको शक्ति में आना है। तो मेन विषय ही राजनीतिक विज्ञान का यही है कि जो सत्ता और शक्ति में बैठे हुए लोग किस तरीके से उसका प्रयोग करते हैं, क्या उसको दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं, या फिर उस शक्ति का कैसे प्राप्त की जाती है। भारत में सर्वशक्तिशाली व्यक्ति होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो उस व्यक्तित्व के उस पद तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति किस तरीके से कार्य करता है, कैसी विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ता है, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, शक्ति और सत्ता के अध्ययन के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है राजनीतिक व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं। यह अलग अलग प्रकार की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं होती है, जिसमें लोकतंत्र, तानाशाही, संघवाद, एकात्मक जैसी चीजें देखने को मिलती है। मतलब जो राजनीति में जो अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, चाहे उसमें लोकतंत्र की बात करें, चाहे अपन तानाशाही सरकार की बात करें, चाहे संघवाद की बात करें, चाहे एकात्मकता की बात करें। समझ में आ गया आपके सामने। जो अलग अलग प्रकार की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, एक लोकतांत्रिक सरकार में जनता की ज्यादा चलती है, एक तानाशाही सरकार में ना जनता की चलती है, ना समाज की चलती है, ना कोई संघ की चलती है, ना कोई मंडली की चलती है तो सिर्फ एक व्यक्ति की चलती है। समझ में आ गया। संघवाद में किसकी, छोटे छोटे जो अलग अलग राज्य होंगे, जैसे अमेरिका है वो एक संघवाद है, वहां पे छोटे छोटे जितने राज्य हैं सभी राज्यों के पास शक्तियां हैं, सभी राज्य अपने अधिकार प्राप्त कर रखे हैं उन्होंने, और उसी अधिकारों का प्रयोग करके वो सत्ता का उपभोग करते हैं और सत्ता का निर्माण भी करते हैं। समझ में आ गया। साथ के साथ चुनाव की प्रक्रिया किस तरीके से कार्य करती है, दबाव समूह किस तरीके से कार्य करते हैं, और राजनीतिक दल किस तरीके से कार्य करते हैं, इन सब चीजों का जब अपन तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, इसी को किस नाम से जाना जाता है, राजनीतिक व्यवस्थाओं के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया विस्तार से आपको। अगले वाला पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय संबंध। इसमें अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संगठनों, यूएनओ, अंतरराष्ट्रीय कानूनों, विदेशी नीतियों व व्यवसायिक समस्याओं का भी अध्ययन शामिल है। मतलब इसमें जो अलग अलग प्रकार की जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इसका भी अध्ययन किया जाता है कि कैसे कोई देश में तानाशाही, कोई मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तुरंत आपके सामने जो यूएनओ आ जाएगा, यूनेस्को आ जाएगा, समझ में आ गया आपके सामने, यूनिसेफ आ जाएगा। तो इन सब चीजों के जो आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के जो अंतरराष्ट्रीय कानून है, भाई अगर कोई दो देश आपस में उल्लंघन कर रहे हैं एक दूसरे के कानूनों का, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जा सकते हो। एक दूसरे के देश है वो आपके सामने कैसी विदेश नीतियों को लागू करते हैं, और जो अलग अलग प्रकार की जो वैश्विक समस्याएं हैं, उन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, आपके सामने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है राजनीतिक सिद्धांत और विचारधाराएं। ये विचार आपके सामने प्लेटो, मार्क्स, लोक के द्वारा दिए गए। मतलब अलग अलग विचारधारकों के द्वारा किस तरीके से विचार दिए गए, प्लेटो के क्या विचार थे, कार्ल मार्क्स के क्या विचार थे, जॉन लॉक के क्या विचार थे, इन सब चीजों को भी अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं। साथ के साथ जो विचारधाराएं होती हैं, उदारवादी विचारधाराएं होती हैं, जिसमें उदारवाद कैसे काम करता है, समाजवाद कैसे काम करता है, फासीवाद कैसे काम करता है,
उन सब चीजों के सिद्धांतों को भी अपन विस्तार से पढ़ते हैं, आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं। सारी की सारी चीजें अपन विस्तार से अध्ययन की जाती हैं। किसमें? आपके सामने राजनीतिक विज्ञान। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा? राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा पढ़ी, राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति और राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र को पढ़ा। सारी की सारी चीजें अपन ने क्या कर ली है? विस्तार से पढ़ी है। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। जैसा कि आप जानते हो, आप हो राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी। फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस का जो आपका पेपर होने वाला है, उससे संबंधित जो आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए और उनके बीच में अंतर बताइए। तो दोनों चीजों को विस्तार से पढ़ेंगे। व्यवहारवाद क्या होता है, उत्तर व्यवहारवाद क्या होता है। दोनों प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। काफी बार व्यवहारवाद से संबंधित प्रश्न आता है, काफी बार उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक आएगा और उस प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करके आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और वहां पर जाकर जो फाइल वाले सेक्शन में जाकर सर्च करोगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सिर्फ पॉलिटिकल साइंस सर्च कर लेना। वहां पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो ये पीडीएफ आपको मिलेगी, बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के नाम से। उस पीडीएफ को जाकर पढ़ लेना। फ्री में डाल रखी है मैंने, कोई पैसे नहीं लगे, किसी से फ्री में जाकर पढ़ लेना। अन्य वीडियो देखना चाहते हैं इस टॉपिक से संबंधित, डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे रहा हूँ। किसका? प्ले लिस्ट का लिंक दे रहा हूँ आपके सामने। वहां से जाकर सारा का सारा कंटेंट है वो फ्री में जाकर पढ़ सकते हो। साथ के साथ आपको क्या करना है, अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो फ्लिपकार्ट व मंत्रा से, तो यहाँ पर व्यू जो शॉप वाला ऑप्शन है, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, अपना जितना जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो वो खरीद सकते हो। तो चलो बच्चों, अब शुरुआत करते हैं आपके सामने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। व्यवहारवाद। व्यवहारवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अमेरिकी राजनीतिक विज्ञान में विकसित हुआ एक बौद्धिक आंदोलन है। यह राजनीति का एक शुद्ध विज्ञान बनाने पर जोर देता है। मतलब व्यवहारवाद क्या है, नाम से समझो, कोई भी व्यक्ति उसके व्यवहार के बारे में अध्ययन करने के बारे में होता है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई? अमेरिका है वो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या लेता, भाग लेता है, और उसके बाद में जो राजनीति में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। उसके बाद में पूरी दुनिया के अंदर विश्व युद्ध जैसी चीजें अभी तक 100 साल होने की तरफ है। जो आपके सामने जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में 100 साल हो चुके हैं, अभी विश्व युद्ध जैसी चीजें नहीं देखने को मिली है। और 60-70 साल आपके सामने द्वितीय विश्व युद्ध से भी हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद में आपके सामने जो राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, और उसी राजनीतिक के बदलाव को समझने के लिए जो राजनीतिकविद हैं, उन्होंने क्या कहा कि अब जो राजनीति विज्ञान है, इसको पूर्ण रूप से अपन क्या करना चाहिए, विज्ञान के रूप में विकसित करना चाहिए आपके सामने, ताकि हम विस्तार से एक बौद्धिक लोगों के व्यवहार है उसको अच्छे से समझ सकें। आज जो आप एग्जिट पोल देखते हो, आप जनता का मूड देखते हो, आज आपके सामने जो डाटा देखते हो, वो इस व्यवहारवाद का ही देन है। समझ में आ गया? ये आपके सामने व्यवहारवाद है, वो लोगों को अध्ययन करने पर ज्यादा जोर देता था। इसने राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान के रूप में पढ़ने पर, अध्ययन करने पर ज्यादा जोर दिया है। ये एक प्रकार का कैसा है, बौद्धिक आंदोलन के रूप में इसको जाना जाता है। प्रमुख विशेषताएं क्या है आपके सामने इसकी? पहला पॉइंट है वैज्ञानिक पद्धतियों पर जोर। इसका मुख्य लक्ष्य राजनीति के अध्ययन में सटीक वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करना व लागू करना है। व्यवहारवाद का आपके सामने क्या मुख्य लक्ष्य है? राजनीतिक पद्धतियों को लागू करना। मतलब इसका मुख्य लक्ष्य यही है कि जो राजनीति है उसके अध्ययन किया जाए, उसके सटीक जो आपके सामने वैज्ञानिक पद्धतियां हैं उसको सही से लागू किया जाए। यही इसका मुख्य लक्ष्य होता है। समझ में आ गया आपके सामने? जैसे कि कौन सा वर्ग है, आप देखते हो ना कि ये जो सरकार है ये महिलाओं पर ज्यादा फोकस कर रही है, ये युवाओं पर ज्यादा फोकस कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता रहता है, वो अपना सर्वे कराती है, हर जो राजनीतिक पार्टी होती है वो अपना सर्वे कराती है, और उसे पता चलता है कि उसकी पॉपुलैरिटी, उसको मतदान देने वाले व्यक्ति कौन से हैं, कौन से आयु वर्ग के हैं। क्या वो आपके सामने युवा है, क्या वो महिलाएं हैं, क्या वो बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो एक्स जाति के हैं, कोई वाई जाति का है, कोई ए जाति का है। जिस जाति के उसी पर वो ज्यादा जोर देते हैं, उसी पर ज्यादा क्या करते हैं, महत्व देते हैं। तो यही है, इसी चीज से क्या होता है, ये जो सब चीजें जो व्यवहारवाद, जो आज पूरी की पूरी चीजें जो डाटा चलता है ना राजनीति में, वो इस व्यवहारवाद का ही देन है।
समझ में आ गया? ये राजनीति के संपूर्ण अध्ययन करने की बात करता है डाटा के माध्यम से। अगले वाला पॉइंट है व्यवहार का केंद्रण करना। यह संस्थाओं के बजाय व्यक्तियों के समूह के अवलोकन, उनके राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन की पर केंद्रित है। मतलब यह क्या करता है, पूरी की पूरी संस्थाओं के अध्ययन की बात नहीं करता है, बल्कि एक एक व्यक्ति व समूह की बात करता है। संस्था कैसे, कोई जाति हो गई, कोई महिला पुरुष, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, ये क्या संस्था है, राजनीतिक विज्ञान की संस्था है। इनके अध्ययन की बात नहीं करता, ये कहता है कि एक एक व्यक्ति की बात करो और एक एक समूह की बात करो, छोटे छोटे वर्गों की बात करो आपके सामने। समझ में आ गया? तो इससे क्या आता है, एक ऑब्जर्वेबल बिहेवियर निकल के आता है। आयु वर्ग में भी आप देखते हो ना कि पुरुषों में भी खास करके आपके सामने इस जाति के या फिर इस आपके सामने जो इस धर्म के लोग आपके खास फैन फॉलोइंग है, इस आयु वर्ग की खास फैन फॉलोइंग। तो इतना डिटेल में आपके सामने व्यवहारवाद में अध्ययन किया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, अवलोकनीय राजनीतिक व्यवहार के नाम से जाना जाता है। हर छोटी छोटी चीजों का समझ में आ गया आपके सामने। महिलाएं हैं, चलो महिलाएं तो ठीक है, महिलाओं में भी कौन सी जाति की महिलाएं आपको ज्यादा सपोर्ट करती हैं, कौन सी धर्म की ज्यादा करती हैं, कौन से आयु वर्ग की ज्यादा महिलाएं आपको सपोर्ट करती हैं, इतना डिटेल में जाकर अध्ययन किया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है आपके सामने, व्यवहार के केंद्रीकरण के नाम से उसको जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, मूल्य मुक्त अध्ययन करना। व्यवहारवादियों का मानना है कि अनुसंधान को नैतिक मूल्यों, आदर्शों व दर्शन से मुक्त होना चाहिए। एक अच्छा व्यवहारवादी, अच्छा वैज्ञानिक क्या कहेगा, एक अच्छे वैज्ञानिक की क्या सोच होती है कि हम जो रिसर्च करते हैं उसमें कोई नैतिकता नहीं होनी चाहिए। नैतिकता मतलब ये नहीं कि आपके सामने महिलाओं से प्रश्न नहीं पूछोगे, प्रश्न जो आपके सामने जातियों से नहीं पूछोगे, आधार पे प्रश्न नहीं पूछोगे, नहीं नहीं, हर चीज को लेकर चलना आपको। साथ के साथ आपके सामने आपकी जो विचारधाराएं हैं, चाहे राजनीतिक रूप से, चाहे सामाजिक, चाहे आदर्श के रूप में, चाहे दर्शन के रूप में, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए उसमें। एक वैज्ञानिक, एक व्यवहारवादी का यही होता है कि रिसर्च करते समय हर पैमाना जो उसको दिया गया है उस पर जाकर वो रिसर्च करे। सर्वे की जा रही है, उसमें ऐसा नहीं है कि भैया आपको अगर कोई एक कम्युनिटी है वो आपको वोट नहीं देती है तो आप उनसे प्रश्न नहीं पूछोगे, नहीं, आपको उनके भी प्रश्न पूछने हैं। तो यही है, एक अच्छे अनुसंधान, एक रिसर्च करने वाले व्यक्तियों को मूल्य से मुक्त होना चाहिए, वैल्यू फ्री स्टडी करनी चाहिए, जिसमें कोई आदर्श नहीं होने चाहिए, कोई मूल्य नहीं होने चाहिए, कोई दर्शन है, सिद्धांत है, वो नहीं होने चाहिए, ताकि जो अध्ययन है वो वस्तुनिष्ठ बना रहे, अध्ययन का महत्व है वो बना रहे। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले वाला पॉइंट है सत्यापन और प्रमाणीकरण। यह उन्हीं तथ्यों को स्वीकार करता है जिनका अनुभव जन्य रूप से सत्यापन और प्रमाणीकरण किया जा सकता है। मतलब ये किन सब तथ्यों को स्वीकार करने की बात करता है, जिनको आपके सामने क्या अनुभव जन्य, मतलब रिसर्च के माध्यम से और सत्यापन के माध्यम से चीजों को क्या किया जा सकता है, प्रमाणीकरण किया जा सकता है, उनको सर्टिफाइड किया जा सकता है। समझ में आ गया? अगले वाला पॉइंट है तकनीक का महत्व। यह अध्ययन में सटीक तकनीक, मेथड व विषय वस्तुओं को अधिक महत्व देते हैं। मतलब एक वैज्ञानिक ढंग से चीजों को रिसर्च करने की बात करते हैं कि सही सही से तकनीक लगाई जाए। जैसे आज के समय हो सकता है कोई भी व्यक्ति है, वो आप उससे फेस टू फेस बातें करो, वो आपके सामने ऐसा नहीं पता चलेगा किसका, कौन सी पार्टी को वोट देगा, लेकिन 2 मिनट उसका यूट्यूब चैनल खोल लो, कौन सी पार्टी के ज्यादा वीडियो देख रहा है तो आपको पता चल जाएगा ये इस पार्टी की विचारधारा से इन्फ्लुएंस है। मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी व्यक्ति की विचारधाराओं का भी पता लगाया जा सकता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, एकदम सटीक अध्ययन करना। हर विषय वस्तु को ध्यान में रखकर आप क्या करते हो, अध्ययन करते हो, हर तकनीक का उपयोग लगाकर आप क्या करते हो, अध्ययन करते हो। इसी को क्या कहा जाता है, तकनीक के महत्व के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है अनियमितताएं और सामान्यीकरण। यह राजनीतिक व्यवहार में पाई जाने वाली अनियमितताओं को खोजकर सिद्धांत निर्माण करने का प्रयास करती है। मतलब जो राजनीतिक विज्ञान होता है उसके व्यवहार में जो अलग अलग प्रकार की जो कमियां पाई जाती है, उन सभी कमियों को खोजकर उनके सिद्धांतों को निर्माण करने के बारे में बताया जाता है। समझ में आ गया कैसे राजनीतिक विज्ञान में कौन सी कमियां थी, कौन से आपके सामने सिद्धांत निर्माण में जो प्रयास किए गए थे, इन सभी चीजों को अच्छे से क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। व्यवहारवाद क्या है, एक वैज्ञानिक ढंग है राजनीतिक विज्ञान को समझने का। मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा व्यवहारवाद। अब अपन आगे बढ़ेंगे उत्तर व्यवहारवाद के बारे में। अगले वाला पॉइंट आपके सामने उत्तर व्यवहारवाद क्या होता है। 1960 के दशक में व्यवहारवाद की अपर्याप्तता और शीत युद्ध जैसे संकटों के कारण उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ।
यह व्यवहारवाद के वैज्ञानिकता को स्वीकार करता है, लेकिन संकीर्ण व मूल्य मुक्त दृष्टिकोण का विरोध करता है। मतलब जब व्यवहारवाद है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में शुरू हुआ, पूरी तरीके से एकदम वैज्ञानिक ढंग से चीजों को समझने की बात करता था, लेकिन सिद्धांतों की बात नहीं करता था। ना कोई मूल्यों को मानता था, ना कोई सिद्धांतों को मानता था। तो तभी निकल कर आता उत्तर व्यवहारवाद, जो किसकी बात करता है, जो कमियां रह गई व्यवहारवाद के अंदर, समझ में आ गया, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। और इसका उदय है वो क्या होता है आपके सामने, प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व युद्ध तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक शीत युद्ध देखने को मिला सोवियत संघ के बीच में और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। तो उस संयुक्त जो शीत युद्ध है उसके अंदर किस तरीके से राजनीतिक व्यवस्थाएं काम कर रही थी उनको समझने के लिए, क्यों, क्योंकि पूर्णतः वैज्ञानिक ढंग से आप नहीं समझ सकते, कूटनीति के तहत भी चीजों को समझना पड़ रहा था। अमेरिका के कुछ जो जासूस है वो आपके सामने रशिया में जो सोवियत संघ है वहां पर जाकर चीजों को समझ रहे थे, सोवियत संघ वाले अमेरिका में जाकर चीजों को समझ रहे थे। तो वहां पर पूर्ण रूप से आप वैज्ञानिक ढंग को नहीं अपना सकते, तभी उत्तर व्यवहारवाद क्या हुआ आपके सामने शुरू हुआ। इसकी खासियत यही है कि यह वैज्ञानिक ढंग है जो व्यवहारवाद का उसको स्वीकार करता है, लेकिन उसके जो संकीर्ण, छोटा और मूल्यों को, जो सिद्धांतों को नहीं मानने की बात है, उसको पूरी तरीके से दरकिनार करता है, पूर्ण रूप से उसका विरोध करता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? मतलब उत्तर व्यवहार मिला जुला रूप है, जिसमें वैज्ञानिक ढंग भी आएगा, जिसमें आपके सामने जो मूल्य सिद्धांत भी आएंगे। प्रमुख विशेषताओं की बात करें, क्रेडो ऑफ रेवल्स की बात करें, प्रासंगिकता की बात करें आपके सामने, इसका जोर शोध की प्रासंगिकता होना है, शोध को समाज की ज्वलंत समस्याओं जैसे गरीबी, युद्ध, न्याय के समाधानों से जोड़ना है। अब देखो उसमें हर चीज क्या क्या है, ज्यादातर वैज्ञानिक चीजों पर बात की जाती थी, यहां पर क्या है, शोध को प्रासंगिक मतलब जनता के लिए भी उपयोगी होना चाहिए। जो राजनीतिक विज्ञान का जो अध्ययन किया वो व्यवहारवाद किसकी बात करता था, जनता का मूड कैसा है, जनता क्या करना चाहती है उसकी बात करता था। ये किसकी बात करता है कि जनता के लिए जो अध्ययन कर रही है उनके लिए कितना उपयोगी है, उनके लिए भी उपयोगी होने चाहिए। सिर्फ सरकारों का ही थोड़ी कोई काम है, जनता का भी तो कुछ अधिकार है। तो जनता के जो अधिकारों का बताने का प्रयास किया गया, जिसमें जो रिसर्च है उसको प्रासंगिक, रिलेवेंट बनाने का कार्य किया गया। जिसमें क्या हुआ, जैसे कि कितनी कोई राज्य है, कोई प्रशासन है, उसमें कितनी गरीबी है, युद्ध से लोग कितने पीड़ित हैं, लोगों के खिलाफ कितना अन्याय देखने को मिल रहा है, उस अन्याय को कैसे दूर किया जाए, इन सभी प्रकार की जो चीजें हैं उनको बताने का प्रयास किया गया, प्रासंगिक चीजों को बनाने का प्रयास किया गया। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगले वाला पॉइंट है क्रम और क्रियाओं पर जोर। यह निष्क्रिय ज्ञान देने के बजाय ज्ञान को क्रम में बदलने पर जोर देता था। समझना, आप अच्छे से समझना बहुत जरूरी है आपके सामने। यह किस चीज पर जोर देता था, निष्क्रिय ज्ञान पे बिल्कुल जोर नहीं देता था, बल्कि ज्ञान है उसको क्रम में बदलने पर जोर देता था। मतलब जो ज्ञान है कोई व्यक्ति के पास, उसको क्रम में बदलो। समझ में आ गया? मतलब जैसे आप अध्ययन करके लाए कि कोई क्षेत्र है, कोई एक राज्य है, जैसे आपके सामने राजस्थान में कोई एक क्षेत्र है, उसमें बहुत ज्यादा गरीबी है, शिक्षा की कमी है, तो वो सरकार को बताओ वो डाटा कि आपको वहां पर सबसे ज्यादा गरीबी को दूर करना है, आपको उस पर शिक्षा पर जोर देनी है। तो ये डाटा जो आपके सामने आया है, जो आपके सामने जो सर्वे हुआ है, उसका वैज्ञानिक ढंग से उसका जनता के उपभोग में भी काम में आ गई। समझ में आ गया ना? अच्छे से समझना। इसका प्रमुख उदाहरण क्या, जनगणना। जनगणना की जाती है भारत में, वैज्ञानिक ढंग से राजनीतिक चीजों को समझा जाता है और उसी से क्या नीतियों का निर्माण किया जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, आपके सामने जो ज्ञान है उसको क्रम में बदलने के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है मूल्यों की पुनः वापसी। व्यवहारवाद ने मूल्यों की जो भूमिका को स्वीकार किया है। उत्तर व्यवहारवाद, जो व्यवहारवाद है वो मूल्यों सिद्धांतों को नहीं मानता था, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद ने माना कि सिद्धांतों के तहत काम करना चाहिए, मूल्यों के तहत काम करना चाहिए। यह उनका तर्क था, मूल्यों के बिना वैज्ञानिकता दिशाहीन है। अगर आप कोई समाज है उसकी संस्कृति को नहीं समझोगे, कोई जाति है उसकी संस्कृति को नहीं समझोगे, आयु वर्ग है भाई, जो युवा वर्ग है उसके लिए बेरोजगारी की समस्या है, बूढ़ों के लिए बेरोजगारी की समस्या नहीं, उनके लिए पेंशन की समस्या। हर आयु वर्ग के लिए अलग अलग प्रकार के आपके सामने मूल्य होते हैं, अलग अलग प्रकार के सिद्धांत होते हैं। तो आप बिना मूल्यों के, बिना सिद्धांतों के अगर आप तर्कों को
रखोगे तो वो दिशाहीन होंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनका कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए उत्तर व्यवहार ने किस चीज पर जोर दिया? मूल्यों की भूमिकाओं पर सबसे ज्यादा जोर दिया। अगले वाला पॉइंट है बुद्धिजीवियों की भूमिका। यह राजनीतिक विज्ञान को सामाजिक नैतिक प्रहरी के रूप में कार्य करने व सामाजिक आलोचना करने की आह्वान करता है। क्या करता है? राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, उनको समाज की जो नैतिकता होती है उसकी प्रहरी करना, मतलब उनको अच्छे से संजो के रखना, साथ के साथ उनकी आलोचना करना। मतलब जो राजनीतिक वैज्ञानिक है ना, उनका क्या काम है कि वो जनता की जो नैतिकता उनको भी समझे, और जो समाज में जो कमियां हैं, जैसे समाज में कोई रूढ़ियां हैं, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता है, आज भी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होते हैं, आपके सामने जो जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है, तो इस प्रकार की जो सामाजिक जो कमियां है उसकी आलोचना करने का भी कार्य है। और जनता की जो नैतिकता है, जनता की जो विचार है, जनता की जो आपके सामने जो समझ है, जनता के जो विकास के लिए चीज चाहिए, उनको सरकारों को सत्ता को बताने का भी काम किसका है? राजनीतिक वैज्ञानिकों का कार्य है। समझ में आ रहा है ना आपको अच्छे से? प्रौद्योगिकी की बात करें आपके सामने, यह तकनीक की तुलना में शोध के अध्ययन और विषय वस्तुओं के पर अधिक महत्व देता है। किस चीज पर ज्यादा जोर देता है आपके सामने? यह आपके सामने ज्यादा महत्व देता है शोध का क्या उद्देश्य रहा और किस विषय पर आपके सामने शोध किया गया, इस चीज पर ज्यादा जोर दिया जाता है। मुझे उम्मीद आपके सामने व्यवहारवाद वैज्ञानिक ढंग है राजनीतिक विज्ञान को समझने का। उत्तर जो व्यवहारवाद है वो किसकी बात करता है आपके सामने? वो बात करता है वैज्ञानिक ढंग तो अध्ययन करो ही, प्लस आपके सामने वैज्ञानिक ढंग के साथ साथ नैतिकता को भी साथ लेकर चलो। अब इसमें अंतर की बात करें, थोड़ा सा आपके सामने टेबल है वो सही से नहीं बनी है, लेकिन फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले आधार, कब से व्यवहारवाद व उत्तर व्यवहारवाद है उसके कब सबसे पहले समय, किस समय में आपके सामने उत्तर व्यवहारवाद की शुरुआत होती है, किस समय आपके सामने व्यवहारवाद की शुरुआत होती है? व्यवहारवाद की शुरुआत है वो 1940 से लेकर 1960 के दशक में देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है व्यवहारवाद? 1940 से लेकर 1960 के दशक में व्यवहारवाद है उसका अध्ययन वो मुख्यतः देखने को मिलता है। इसकी उत्तर व्यवहारवाद कब देखने को मिला? 1960 के बाद में, शीतकालीन युद्ध के बाद में उत्तर व्यवहारवाद है वो मुख्यतः देखने को मिलता है। व्यवहारवाद 1940 से 1960 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में देखने को मिला। किन किन चीजों पर फोकस करता है व्यवहारवाद? किस चीज पर फोकस करता है? वैज्ञानिक अध्ययन पर, वैज्ञानिक तकनीकी और पद्धति के आधार पर चीजों को समझने पर बात करता है आपके सामने कौन? व्यवहारवाद। समझ में आ गया? वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर चीजों को समझने की बात करता है। अगला है सामाजिक प्रासंगिक और कार्रवाई करने की बात करता है। किसकी बात करता है उत्तर व्यवहारवाद? सामाजिक चीजों को अच्छे से समझा जाए। समझ में आ गया आपके सामने? सामाजिक जो प्रासंगिकता है उसकी कार्रवाई की बात करने की बात करता है कौन आपके सामने? उत्तर व्यवहारवाद। मतलब समाज में लोगों को किन किन सब चीजों की जरूरत है, लोगों का कैसा मूड है, लोग क्या करना चाहते हैं, लोगों के कहाँ जो समाज में कमी है, इन सब चीजों की सामाजिक जो व्यवहार की व्यवस्थितता है उसकी बात करता है। मूल्यों की बात करें तो व्यवहारवाद तो आपको पता है भाई मूल्यों की बात ही नहीं करता, वो कहता है सिद्धांतों मूल्यों को नैतिकता को क्या कर दो आपके सामने जो अध्ययन के जो मूल्यों मुक्त, मतलब उनको दरकिनार कर देता है, उनकी बात ही नहीं करता कि भाई उनका कोई महत्व नहीं है। जबकि उत्तर व्यवहारवाद किसकी बात करता है? मूल्यों को जनता के बीच में रखना चाहिए, मूल्यों की स्वीकारता को स्वीकार करता है और उसकी आवश्यकताओं पर भी बल देने का कार्य करता है। उद्देश्यों की बात करें, राजनीतिक विज्ञान को शुद्ध विज्ञान बनाना। मतलब व्यवहारवाद का क्या काम है कि राजनीतिक विज्ञान है इसको सिर्फ अपन किस चीज पर ज्यादा जोर दें? वैज्ञानिक ढंग से चीजों को बनाने पर ज्यादा जोर दें, वैज्ञानिक ढंग से ज्यादा अध्ययन करने पर जोर दें। तो व्यवहारवाद किसकी बात करता है? राजनीतिक विज्ञान के रूप में स्थापित करने की बात करता है। किसको? राजनीतिक विज्ञान को। और उत्तर व्यवहारवाद किसकी बात करता है? सामाजिक समस्याओं का समाधान करने की। गरीबी को कैसे हटाया जा सकता है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों को कैसे हटाया जा सकता है, सरकार जो जनता है वो सरकार को बदलना चाहती है, वो क्यों बदलना चाहती है, इन सब चीजों की जो सामाजिक समस्याओं को हटाने की बात कौन करता है? उत्तर व्यवहारवाद करता है। ऐसे याद कर लो, व्यवहारवाद है ना, लोगों के व्यवहार का उत्तर देने का काम करता है उत्तर व्यवहारवाद। नारा क्या रहता है? तकनीक का महत्व। मतलब जो व्यवहारवाद है उसमें तकनीक को ज्यादा महत्व किसमें दिया जाता है?
व्यवहारवाद में तकनीक को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। समझ में आ गया? और इसमें किस चीज को ज्यादा महत्व दिया जाता है? सार को ज्यादा महत्व दिया जाता है। प्रकृति में रूढ़िवादी व तथ्यात्मक है, पुरानी विचारधाराओं को लेकर चलता है उत्तरवाद व्यवहारवाद। क्यों? क्योंकि प्राचीन है, थोड़ा पुराना है, तो पुरानी व्यवस्थाओं को ज्यादा लेकर चलता है, तथ्यों को, वैज्ञानिक ढंगों को, ज्यादा चीजों को लेकर चलता है। उत्तर व्यवहारवाद प्रगतिशील है, वक्त के साथ बदलने वाली चीजों के साथ है और आलोचनात्मक चीजों को साथ लेकर चलता है। समझ में आ गया आपके सामने विस्तार से कि व्यवहारवाद में और उत्तर व्यवहारवाद में क्या अंतर, आपके सामने क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, अपन ने विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उससे संबंधित आपके सामने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं करवा रहा हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, शक्ति की अवधारणा, सत्ता के स्रोत व उनके प्रकारों के बारे में बताइए। मतलब शक्ति की अवधारणा क्या होती है, शक्ति क्या होती है, सत्ता और उसके स्रोत क्या होते हैं, उनके जितने प्रकार होते हैं उसके बारे में विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। साथ के साथ आपको क्या करना है, अगर जो चैनल को जैसे सब्सक्राइब करोगे, प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर ही आपको पीडीएफ है वो फ्री में देखने को मिल जाएगी। समझ में आ गया? और फ्लिपकार्ट मंत्रा से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट प्राप्त करना चाहते हो, तो यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट और शॉप वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहो वो खरीद सकते हो। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, शक्ति की अवधारणा की बात करें आपके सामने, राजनीतिक विज्ञान है, उसमें शक्ति क्या एक प्रकार की मूलभूत अवधारणा होती है। मतलब राजनीतिक विज्ञान में आपके सामने कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति से पूछे, भाई राजनीतिक विज्ञान को बाद में बात करेंगे, राजनीति की बात कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति राजनीति करता है, चाहे वह सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक, क्यों करना चाहता है भाई? वो शक्ति को प्राप्त करना चाहता है। शक्ति को प्राप्त करके वो सत्ता में आना चाहता है, और जो व्यक्ति सत्ता में होता है वही क्या करता है? शक्ति का उपभोग करता है। समझ में आ गया? तो राजनीतिक विज्ञान की अगर नींव समझ सकते हो, जैसे कोई घर होता है, उसकी नींव किस पे टिकी होती है? नींव पर ही सारा घर टिका होता है ना, है ना? नींव पर क्या टिका रहेगा? नींव पर ही सारा घर टिका रहता है। उसी तरीके से राजनीतिक विज्ञान ही शक्ति पर टिकी हुई है, ये उसकी बैकबोन है। पावर इज द बैकबोन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। समझ में आ गया आपके सामने? सरल शब्दों में शक्ति वह क्षमता है जिसे द्वारा ए व्यक्ति बी व्यक्ति के व्यवहार को अपनी इच्छा अनुसार प्रभावित कर सकता है। कैसे कर सकता है? कोरोना आया आपके सामने, आया, प्रधानमंत्री मोदी जी जो थे अपने, जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने सभी को कहा कि आपको 6 बजे ताली और थाली बजानी है, बजाई आपने, है ना? आपने नहीं बजाई तो काफी लोगों ने बजाई होगी। 15 अगस्त पे झंडे लगाने के लिए उन्होंने कहा आपने किया। तो उस व्यक्ति के वो विचार है, व्यक्ति के विचार उनके हैं, लेकिन कर कौन रहा है? अपन सब कर रहे हैं। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि उनके पास शक्ति है। शक्ति वो चीज होती है जो ए व्यक्ति के व्यवहार को क्या कर सकती है? बदल सकती है अपनी इच्छा के अनुसार। इसीलिए सभी लोग क्या करते हैं? शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं। एमएलए साहब चाहे उनको छुटा लें, जिनको चाहे उनको आपके सामने क्या कर सकते हैं? न्याय दिला सकते हैं। समझ में? भाई आपके गांव का कोई व्यक्ति है, उसको काफी दिन से न्याय नहीं मिल रहा था, एमएलए साहब ने एक फोन मिलाया, तुरंत काम हो गया आपके सामने। समझ में आ गया? तो यही है, ए व्यक्ति के व्यवहार को बी व्यक्ति, ए व्यक्ति की जो विचारधारा वो बी व्यक्ति के व्यवहार को बदल दे अपनी इच्छा के अनुसार, उसी को क्या कहा जाता है? शक्ति के नाम से जाना जाता है। भले ही बी व्यक्ति की इच्छा कुछ और हो, चाहे हम वो काम करना चाहे नहीं करना चाहे, लेकिन वो शक्ति आपको मजबूर कर देगी उस काम को करने के लिए। शक्ति है वो राजनीति का आधार है, केंद्र बिंदु व लक्ष्य माना जाता है। शक्ति होती है वो क्या होती है आपके सामने? जो राजनीति होती है उसका सबसे आधार, सबसे निचला, सबसे मुख्य, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होती है। और इसी को लक्ष्य को साधकर आपके सामने क्या किया जाता है? जो सत्ता को प्राप्त किया जाता है, राजनीति को समझा जाता है। हर व्यक्ति की चाहत होती है कि वो सत्ता में आए और सत्ता में आकर शक्ति का उपभोग करे। रॉबर्ट हडल ने क्या कहा आपके सामने? रॉबर्ट डहल ने क्या कहा कि शक्ति क्षमता है जिसके अनुसार कुछ अभिनेताओं को कुछ करने के लिए प्रेरित किया जाता है।
समझ में आ गया आपके सामने? मतलब शक्ति वो चीज है जो आपके सामने किसी भी व्यक्ति से कोई काम करवा सकती है जो वे अन्यथा नहीं करते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करना चाहे, शक्ति उसको मजबूर कर देती है, शक्ति उसको विचारधाराओं के माध्यम से प्रभावित कर सकती है। शक्ति है वो आपके सामने किसी व्यक्ति को मजबूर कर सकती है उस काम को करने के लिए। शक्ति में बल प्रयोग का क्षमता निहित हो सकती है। शक्ति में क्या हो सकता है? आपके सामने बल के प्रयोग की जो क्षमता वो निहित होती है, लेकिन ये बल का प्रयोग तक ही सीमित नहीं है। शक्ति का अर्थ यही नहीं किसी व्यक्ति से बलपूर्वक काम कराया जाए। शक्ति का अर्थ यह भी होता है कोई व्यक्ति से प्रेम के माध्यम से, कोई व्यक्ति को विचारधाराओं के माध्यम से सही व गलत आपके सामने कार्य कराए जा सकते हैं। लोगों की भलाई के भी कार्य हो सकते हैं। भाई उन्हें जो प्रधानमंत्री हैं जो भारत के, उनके द्वारा स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया और आज हमारी विचारधाराओं में आज अपन सड़क पे कचरा नहीं फेंकते हैं, बाहर अपना कचरा नहीं फेंकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी विचारधारा वैसी बन गई है। तो यही शक्ति अच्छे काम भी करवा सकती है और शक्ति अगर गलत दिशा में लग जाए तो गलत कार्य भी करवा सकती है। समझ में आ गया? अब अपन पढ़ेंगे सत्ता के स्रोत और जो सत्ता के स्रोत कौन कौन से आपके सामने और उनकी वैधता कैसी है। जब शक्ति कानून, परंपराओं व सहमति से वैधता मिलती है, मतलब शक्ति को जब क्या होता है लोगों के द्वारा, जब शक्ति कानून के हिसाब से, परंपराओं के हिसाब से, वह जनता की सहमति के हिसाब से काम करे। मतलब भारत भी एक देश है। भारत में क्या होता है, जनता जो चाहती है वही सरकार बनती है और सरकार को किस तरीके से काम करना पड़ेगा उसके मन में आ गई वैसे नहीं कर सकती। कानून के हिसाब से काम करेगी, परंपराओं के हिसाब से काम करेगी, वरना क्या जनता और सरकार को पलट सकती है, न्यायालय उनके फैसलों को खारिज कर सकती है, कार्यपालिका काम करने से मना कर सकती है। तो हमारे भारत में जो शक्ति है उसकी वैधता होती है। अगर कोई भी शक्ति है वो कानून, परंपरा व जनता की सहमति से काम करे तो क्या हो गई, वही सत्ता बन जाती है। उसी को क्या कहा जाता है, सत्ता के नाम से जाना जाता है। अब किम जोन है, शक्ति तो उसके पास भी है, क्या वो कानून को मानता है? नहीं मानता है, ना कोई परंपराओं ना कोई वैधता को मानता है। वो क्या सत्ता में तो बना हुआ है लेकिन वो एक मजबूरी है जनता की, उसको वो रखना नहीं चाहते। कानून और नियम। आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों में सत्ता का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? संविधान है। अगर आपके सामने जो वर्तमान समय के जो लोकतांत्रिक समाज है उसमें सत्ता के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? संविधान है, जो कानून और स्थापित कानूनी प्रक्रियाएं हैं। साथ के साथ क्या है, संविधान के अंतर्गत जितने कानून दिए गए हैं, जितनी जो कानूनी प्रक्रिया बनाए गए उसके अंतर्गत चलना ही क्या आपके सामने हमारा जो देश है, हमारी जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उसके तहत ही आपके सामने कोई भी शक्ति है उसका उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री चाहे वो सब कुछ नहीं कर सकते, उनको भी संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा। अधिकारी इसलिए आज्ञा देते हैं क्योंकि उन्हें कानून उन्हें ऐसा करने का अधिकार देता है। मतलब कोई अधिकारी हो गया, चाहे कोई विधायक पालिका का कोई व्यक्ति हो गया, वो आपको आज्ञा दे सकता है कोई काम करवाने की। समझ में आ गया? जैसे अगर आपने कोई गलत काम कर दिया तो न्यायालय आपको क्या कर सकती है, सजा सुना सकती है। कैसे सुना सकती है? क्योंकि संविधान ने उनको उस कार्य को करने का, उस आज्ञा को अनुपालना करने का क्या दिया है, अधिकार दिया है। लोग कानून के प्रति सम्मान के कारण उनकी आज्ञा मानते हैं और लोग क्या करते हैं, कानून के प्रति जो उनका सम्मान होता है उस सम्मान के प्रति उनकी आज्ञा मानने का कार्य करते हैं। समझ में आ गया आपको विस्तार से? परंपराओं की बात करें, प्राचीन या रूढ़िवादी समाज में सत्ता का स्रोत सदियों पुरानी परंपराओं से चला आ रहा है। मतलब प्राचीन जो हमारी रूढ़िवादी समाज थी उसमें जो सत्ता के जो अलग अलग प्रकार के जो स्रोत हुआ करते थे वो बहुत पुरानी, हमारी जो सदियों पुरानी जो परंपराएं हैं वहां से वो सारी की सारी विचारधाराएं चली आ रही है। जिससे क्या होता है, रीति रिवाज व धार्मिक मान्यताएं होती हैं, जहां पर क्या देखने को मिलता है, अलग अलग प्रकार के जो रीति रिवाज हो गई और जो धार्मिक मान्यताएं हो गई उनको भी साथ के साथ वहां पर रखा जाता है, उसी के हिसाब से कार्य किया जाता है। समझ में आ गया आपके सामने? तो हमारे जो पुरानी प्राचीन जो परंपराएं हैं उसी के हिसाब से धार्मिक परंपराओं के आधार पर ही क्या मान्यताएं चलती हैं। अगले वाला पॉइंट है सहमति व जनमत। लोकतंत्र में सत्ता का अंतिम स्रोत कौन होती है? जनता होती है। अगर जनता की सहमति होगी तभी क्या होगा, आपके सामने कोई काम है वो अच्छे से किया जाएगा। नेता चुनाव के माध्यम से वैधता प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया? अगर जनता चाहे तो जनता क्या करती है, सत्ता को पलट सकती है।
जनता चाहे तो कोई कानून को खारिज करा सकती है न्यायालय में जाकर या फिर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराकर। जनता चाहे तो क्या कर सकती है, आपके सामने कोई भी जो उन्हें नई चीज लानी है उसको नए बदलाव को ला सकती है। जनता के हाथों में सारी शक्तियां होती हैं और यही बदलाव अपने नेपाल और बांग्लादेश में अपन ने देखा था। नेता चुनाव के माध्यम से क्या करते हैं, आपके सामने वैधता प्राप्त करते हैं। जो सत्ता में जो लोग आते हैं वो कैसे आते हैं, जनता उन पर मोहर लगाकर भेजती है, भैया आपने अपने गांव का सरपंच चुनाव के माध्यम से चुना, एमएलए एमपी को अपने चुनाव के माध्यम से चुना। तो यही है, नेता कैसे चुनते हैं, आपके सामने चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। जब तक जनता की सहमति और विश्वास बना रहता है सत्ता प्रभावी रहती है। मतलब जब तक जनता की सहमति बनी रहेगी, विश्वास बना रहेगा, सहमति है जो सत्ता वो हमेशा चलती रहेगी और उसकी प्रभावी ढंग से वो काम करती रहेगी। समझ में आ गया विस्तार से आपको चीजें। अगले वाला पॉइंट आपके सामने ज्ञान विशेषज्ञता। किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान या विशेषज्ञता भी सत्ता का स्रोत हो सकती है। मतलब कोई अलग अलग प्रकार के जो विशेष क्षेत्र है उसमें ज्ञान और जो विशेषज्ञता है वो भी आपके सामने क्या हो सकती है, कोई सत्ता हो सकती है। जैसे कोई वैज्ञानिक हो गया है ना, अगर जैसे वायु प्रदूषण बहुत फैल रहा है दिल्ली में, तो कोई वैज्ञानिक है वो आपको क्या करेंगे, एक वैज्ञानिकों की टीम बना दी जाती है ना, और वो उस वायु प्रदूषण पर अध्ययन करके क्या करेगी, आपके सामने सरकार को बनाएगी कि आपको इस प्रकार की नीतियां लागू करनी चाहिए। सरकार उन नीतियों को लागू करती है। आपने सुना होगा ना, अलग अलग प्रकार की समिति बनाई गई, उस समिति के द्वारा यह फैसला लिया गया, फिर इस फैसले को लागू किया गया। समझ में आ गया ना आपके सामने। तो यही है जो अलग अलग प्रकार के जो ज्ञान की जो विशेषज्ञता होती है, लोगों से सलाह लेकर भी उनका उपयोग किया जाता है। सत्ता के प्रकार, सत्ता के प्रकार की बात करें, मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 आदर्श प्रकार बताए हैं। मतलब सत्ता के कितने प्रकार होते हैं, मैक्स वेबर ने 3 प्रकार बताए सत्ता के, जो समाज में वैधता के सत्ता स्रोतों को दर्शाते हैं। कौन से होते हैं आपके सामने 3 प्रकार। पहला प्रकार आपके सामने तार्किक, पहला प्रकार आपके सामने तार्किक व कानूनी सत्ता। कानून, नियम, तर्कसंगता और स्थापित प्रक्रियाएं। मतलब कोई भी चीज है, कोई भी विषय वस्तु, वो कैसे चले, कोई भी सरकार कानून के आधार पे चले, नियमों के आधार पे चले और तर्क के आधार पे चले। मतलब कोई भी संस्था है ना, वो कानून व नियम प्रणालियों के आधार पे चले, उसी को किसकी सत्ता कहा जाता है, आपके सामने कानून की सत्ता के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। कोई भी सत्ता कानून, नियम व तर्क संगता के हिसाब से चलती है, उसी को कानून की सत्ता के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने विशेषज्ञता। यह आधुनिक नौकरशाही और लोकतांत्रिक राज्यों में पाई जाती है। मतलब क्या होता है, आपके सामने जो आज के समय की जो नौकरशाही होती है और जो लोकतांत्रिक राज्यों में मुख्यतः आपके सामने पाई जाती है। कैसे, भारत देश है, कानून के हिसाब से सभी लोग चलते हैं। समझ में आ गया आपके सामने। सभी लोग क्या है, आपके सामने कोई कानून निर्माण हुआ है ना, फिर उस कानून निर्माण को क्या करेंगे, जो नौकरशाही के लोग होते हैं, सरकारी कर्मचारी, उसको लागू करने का कार्य करते हैं। समझ में आ गया आपके सामने। मन मर्जी नहीं चल सकती, कानून के हिसाब से सारे काम चलते हैं। लोग पद की आज्ञा मानते हैं, व्यक्ति की नहीं। लोग किसकी बात मानते हैं, भाई आप एक बात बताओ, आपके जो कलेक्टर है, समझ में आ गया आपके सामने, ऐसा ही आपने सुना होगा, भाई आपने सुना होगा ना कि कोई ऐसा ही है। अब ऐसा ही ने आकर आपको क्या कहा कि भाई आपने एक काम की, जो एक व्यक्ति जज है, काफी उदाहरण बदल लिए मैंने, इस बार वाला सही लूंगा थोड़ा। एक जज है, आपने कोई क्राइम कर दिया है ना, क्राइम कर दिया और जज ने आपको सजा सुना दी 5 साल की, तो आपको माननी पड़ेगी क्योंकि वो न्यायालय में बैठा था, है ना। अब वही जज आपके सामने घर से बाहर आकर आपके सामने आपको वकालत सिखाने लग जाए, आप मानोगे? नहीं मानोगे। आप कहोगे आपकी पूजा नहीं है, पद प्रधान है, व्यक्ति प्रधान नहीं है। समझना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, पद प्रधान है लोकतंत्र में, व्यक्ति प्रधान नहीं होता है। आप हम क्या करते हैं, हमारी क्या कमियां हैं, हम व्यक्ति को भगवान बना लेते हैं। कोई व्यक्ति एमएलए बन जाए, अरे उस एमएलए की पूछ है, उस व्यक्ति की थोड़ी पूछ है। आप उसी के मतलब जनता सेल्फी खिंचाती रहती है, उनकी आवभगत करती है। क्यों करनी भाई, वो आपकी सेवा के लिए लगे हैं और जनता उनकी सेवा में लग जाती है। समझ में आ गया आपके सामने। तो ये विचारधाराओं को बदलना बहुत जरूरी है। और विचारधाराओं को कैसे बदलोगे, आप बदलोगे क्योंकि आप युवा हो, आपके अंदर उन नई राजनीतिक व्यवस्थाओं को, जो लोकतांत्रिक परंपराओं को और विकेंद्रीकरण करने की शक्ति है। आप अपनी विचारधाराओं को बदलोगे तभी ये सत्ता बदलेगी, समाज बदलेगा और राजनीति बदलेगी।
जैसे कि ये जो तार्किक व कानूनी सत्ता में कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, न्यायाधीश व अधिकार, जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो सत्ता में रहते हैं, वही क्या होते हैं आपके सामने देखने को मिलते हैं तार्किक कानूनी सत्ता के अंतर्गत। अगले वाला पॉइंट आपके सामने परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता क्या होती है? दीर्घकालीन से चली, बहुत प्राचीन समय से चली आ रही परंपराएं, रीति रिवाज व इतिहास की पवित्रता, मतलब बहुत पुराने समय से जिस प्रकार की जो आपके सामने जो परंपराएं चली आ रही हैं, दीर्घकालीन समय से जो रीति रिवाज व इतिहास चले आ रहे हैं, उसी को क्या कहा जाता है? परंपरागत सत्ता के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? जैसे राजतंत्र हो गया, सामंतवादी जमींदारी प्रथा हो गए, पितृसत्तात्मक समाज हो गए, है ना। तो जो ये क्या बहुत आज से थोड़ी, राजतंत्र कितने पुराना, बहुत पुराना, आपके समय कम से कम 1000 साल पुराना होगा, 1000 साल से भी पुराने राजतांत्रिक परंपराएं चले आ रही है, राजा चले आ रहे हैं। तो वही सब जो आपके सामने राजतांत्रिक परंपरा हो गई, जमींदारी व्यवस्था हो गई, और जो पितृसत्तात्मक, जहां पर जो पुरुषों को ज्यादा, महिलाओं से ज्यादा क्या महत्व दिया जाता है। लोग शासक की आज्ञा मानते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता आया है। मतलब क्या होता है? जो परंपरागत सत्ता होती है, इसमें किसकी बात मानी जाती है? जो व्यक्ति है ना, उसकी बात मानी जाती है। लोकतंत्र में पद की बात मानी जाती है, राजतंत्र में व्यक्ति की बात मानी जाती है। राजा जो कह देगा वो करना पड़ेगा। आप ये नहीं कहोगे कि राजा चाहे आपके सामने पद पर, उस गद्दी पर बैठा तब भी राजा है, राजा आपके सामने आपके बीच में आ गया तब भी राजा है, राजा आपके सामने चाहे आपके घर पे बैठ के खाना खा रहा है तो भी राजा ही है। अगर उसने कोई काम कह दिया करना पड़ेगा आपके सामने। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र की तरह कि 5 बजे आपके सामने जज साहब की ड्यूटी खत्म हो गई, उसके बाद में वो जज नहीं है। समझ में आ गया? अब वो कोई बात कहेंगे, आप चाहो तो मानो चाहे वरना मत मानो, लेकिन अगर वही जज राजतंत्र में माननी पड़ेगी उसकी बात आपको, उस राजा की बात। क्यों? क्योंकि वो परंपरागत परंपराएं हैं। राजतंत्र में ऐसा ही होता आया है, जहां पर क्या है, लोगों की बात माननी पड़ती है, पद से ज्यादा लोगों का महत्व होता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? उदाहरण के लिए राजा या वंशानुगत जो मुखिया होती है, मुखिया की जो सत्ता होती है, उसी को किस नाम से जाना जाता है? परंपरागत सत्ता के नाम से जाना जाता है। परंपरागत सत्ताओं के नाम से उसको हम जानते हैं। अगले वाली सत्ता है करिश्माई सत्ता। नेता का व्यक्तिगत आकर्षण, असाधारण गुण और बहादुरी व अलौकिक शक्तियों पर लोगों का विश्वास। भाई लोग किस चीज पर विश्वास करते हैं? एक व्यक्ति पर विश्वास करते हैं। जब महात्मा गांधी आपके सामने आंदोलन करते थे तो उस व्यक्ति पर लोग विश्वास करते थे, चाहे उनकी बात से वो सहमत हो या नहीं सहमत हो। बहुत से ऐसे भारतीय राजनीति के अंदर ऐसे नेता आए, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर, सब महात्मा गांधी की विचारधाराओं से क्या हो सकते थे? उनकी विचारधाराओं से उनके टकराव हो सकते थे, उनकी बात नहीं मानते थे, उनकी बात को थोड़ा विरोधाभास हो सकता था। लेकिन जब महात्मा गांधी अगर कोई बात कह देते थे, आंदोलन की बात करते थे, सभी व्यक्ति उनके पीछे खड़े हो जाते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उस व्यक्ति में वो आकर्षण था, वो असाधारण गुण थे, वो बहादुरी थी। उन सब लोगों को विश्वास था कि इस व्यक्ति में वो जनता को एकत्रित करने की, अपनी बातों को रखने की, चाहे जनता के सामने चाहे अंग्रेजों के सामने, दोनों के सामने अपनी बात रखने की सबसे अद्भुत क्षमता है, और हम सबसे ज्यादा बेहतर क्षमता है। इसीलिए सभी लोग उनकी बात मानते थे, सब व्यक्ति। विशेषताओं की बात करें, ये अस्थिर होता है और ये व्यक्ति को मृत्यु या आकर्षण समाप्त होने की खतरे में पड़ जाती है। मतलब ये सब चीजें आपके सामने अस्थिर होती है। क्यों? जो व्यक्ति चला गया, अगर वो व्यक्ति नहीं रहा तो क्या हो गया? अब अगर वो व्यक्ति चला गया या फिर उसका आकर्षण कम हो गया, उससे कोई गलती हो गई, तो क्या हो जाता है? आपके सामने वो सत्ता भी जा सकती है। और यही क्रांतिकारी परिवर्तनों के समय उत्पन्न होती है। 1857 की क्रांति हो गई या दुनिया में कोई भी क्रांति हो गई, कार्ल मार्क्स की क्रांति और कोई व्यक्ति की क्रांति, अगर व्यक्ति विशेष क्रांति इसीलिए फीकी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उस वो व्यक्ति है, वो चला जाता है, उसका आकर्षण है, फिर वो कम हो जाता है उसकी मृत्यु के बाद। समझ में आ गया आपके सामने? जिसमें आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व की बात करें, महात्मा गांधी, हिटलर और जो इस प्रकार के जो धार्मिक नेता होते हैं, इनमें वो करिश्माई अपील होती है जो जनता को एक जगह इकट्ठा करने का काम करती है। उनकी एक बात, उनका एक भाषण सभी लोगों को एकजुट कर देता है, एक साथ आकर इकट्ठा कर देता है। यही होती है करिश्माई नेताओं की सत्ता। निष्कर्ष के रूप में शक्ति वह क्षमता है जो नियंत्रण स्थापित करती है और सत्ता की वैधिकरण उसको लागू करती है।
समझ में आ गया आपके सामने। तो ये था आपके सामने शक्ति की अवधारणा, उसके सत्ता के स्रोत और प्रकार विस्तार से पढ़ाया। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।